नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कर्ज में डूबे युवाओं का कर्ज अब एक ऐसा जंजाल बन गया है जिसके चंगुल में निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है और कर्ज के जाल में फंसकर युवा लाखों की ईएमआई दे रहे हैं। भारतीय परिवारों की आय का औसतन 40% कर्ज चुकाने में ही जा रहा है। इनमें उन युवाओं की तादाद भी ज्यादा है जो बड़ी तनख्वाह पाते हैं लेकिन कर्ज में डूबे रहते हैं। इनका कारण दिखावा, प्रतिस्पर्धा भी है। बड़ा फ्लैट, कार, विदेशी दौरे, महंगे कपड़े, लाइफस्टाइल, ये तमाम कारण हैं। 50 लाख सालाना कमाने वाले भी कर्ज में डूबे और अचानक कोई वित्तीय संकट आने पर अवसाद में चले जाते हैं। क्यों है दिखावे की चाह? कैसे हो सही वित्तीय प्रबंधन? कैसे मिले कर्ज से मुक्ति? आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए। दिखावे ने युवाओं को करदाता के साथ कर्जदार भी बना दिया है। लाखों रुपए की सैलरी, चमचमाती कार, आलीशान फ्लैट और विदेश में छुट्टियों की तस्वीरों से भरी इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट। देखने में यह किसी मिलेनियल की सक्सेस स्टोरी लगती है, पर अक्सर ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे भारी कर्ज और छिपे खर्च किसी को नजर नहीं आते। ऊंची सैलरी, शानदार जीवन शैली और कर्ज का यह मेल देश में युवाओं को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हर माह लाखों रुपए कमाने के बावजूद वे वित्तीय असुरक्षा में जी रहे हैं, दिखावे और प्रतिस्पर्धा में बर्बाद हो रहे हैं। सालाना सैलरी 50 लाख रुपए वाले पर यदि 60 लाख का कर्ज है, टैक्स काटने के बाद हर माह सैलरी 2.8 लाख रुपए मिलती है, जिसमें 1 लाख फ्लैट और जरूरत की चीजों पर, लाइफस्टाइल पर 50,000 रुपए खर्च होता है। फिर भी हर माह 1 लाख रुपए बचते हैं। लेकिन जब ईएमआई, कार की देखरेख, बीमा, सोसाइटी शुल्क, मेडिकल बिल, पारिवारिक जरूरतें और अन्य छोटे मोटे खर्च जुड़ते हैं तो वास्तविक बचत लगभग शून्य हो जाती है। वहीं जैसे जैसे वेतन बढ़ता है वैसे वैसे लग्जरी चीजों पर लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे वाली मानसिकता दिखावे और लग्जरी लाइफ को बढ़ावा देती है। इससे प्रेरित होकर युवा कर्ज लेकर भी फिजूल खर्ची करते हैं। पिछले 5 सालों में हाउसिंग लोन लेने वाले व्यक्ति की औसत आयु 41 से घटकर 28 हो गई है। सेबी के मुताबिक 64% भारतीय परिवारों के पास कोई संगठित बचत योजना नहीं है। आरबीआई हाउस होल्ड रिपोर्ट 2025 के मुताबिक शहरी परिवारों की औसत देनदारी इनकी कुल आय के 48% तक पहुंच चुकी है। वर्ष 2025 में क्रेडिट कार्ड का बकाया 25% बढ़ा है और ईएमआई आधारित खर्च हर साल 20% की दर से बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में देश में हर व्यक्ति पर औसत कर्ज 3.9 लाख रुपए से बढ़कर 4.80 लाख रुपए हो गया है। युवा लोग कमाई को ही संपत्ति मान लेते हैं, जबकि असली संपत्ति कुल एसेट माइनस लायबिलिटी यानी बचत और निवेश है। कमी, बजट, निवेश और बचत पर ध्यान नहीं देने से अधिक कमाई होने पर भी लोग भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाते हैं। ख्वाहिश, नीड्स, ये कभी कम नहीं होती, लेकिन इन पर अगर आप लगाम लगा लें तो ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है कि आपको कोई चीज खरीदना है तो उसके लिए आप अपना मन मारें, लेकिन आपका बजट मैनेजमेंट, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आप कितना बचा पा रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हैं, महीने का कितना जा रहा है, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आपके पास कितना अमाउंट आपके बैंक बैलेंस में है, ये सारी चीजें अगर आपने बैलेंस की है, मैनेज की है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन एक्सपर्ट इन पर क्या कहते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन भी होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रूपाली जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर अभिजीत सोनी जी मनोचिकित्सक है हमारे साथ जुड़ा, आपका भी स्वागत सर। राजेंद्र कोठारी जी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। जयंत गुप्ता जी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं आप भी सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रियाएं चाहूंगी। सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही से जानना चाहूंगी, ईएमआई शब्द सुनकर आप अपने जो एडवाइस जिनको आप देते हैं उन्हें आप क्या समझाते हैं? क्या ईएमआई जैसी चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए? क्या ये बिल्कुल गलत है? या मैनेजमेंट के साथ अगर करें तो हम जो सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं कि लोग आत्महत्या जैसी चीजें भी अपना रहे हैं, तरह घातक कदम भी उठा रहे हैं? कोठारी सर। देखिए, ऐसा है कि ईएमआई से जितना लोन लेते हैं वो तो सेविंग में जाता है। अगर मैंने अपनी उम्र में 60 साल में जाके मकान खरीदा है तो मैंने तो महंगा मकान खरीदा है ना। आज अगर मैं 28 साल की उम्र में खरीद लेता
तो मुझे वही मकान जो है 1/4 कीमत में मिलता। जी तो अब अगर वेल मैनेज नहीं कर रहे हैं तो स्टाइल ऑफ लिविंग से ईएमआई से कोई घातक परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए जितना मैं कमाता हूँ उतना ही ईएमआई भी दे रहा हूँ तो सेविंग तो मेरी बढ़ रही है ना। जी मेरा मकान बच रहा है, मेरी कार बच रही है, मेरा रेफ्रिजरेटर बच रहा है, मेरा फर्नीचर बच रहा है। जी तो जो बेसिकली जो मिसमैनेजमेंट है कि अगर वो उससे शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ईएमआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट थिंक सर लेकिन जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अपनी जेब से ज्यादा या सैलरी से ज्यादा चीजें ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब उनके पास जॉब ही ना हो, वो ईएमआई भरने लायक ही ना बचे और उन्हें सेविंग्स ही नहीं की हो, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे सर? जी, तो जिसके पास जॉब नहीं है वो अगर ईएमआई लेगा तो गलत है ना सर। जी तो दिक्कत है ही। और भी कम होगी बल्कि। बिल्कुल सर, दिक्कतें हैं। और ईएमआई में जब हम चीजें देखते हैं तो किसी भी वस्तु की दर से ज्यादा हमें पे करना पड़ता है कोठारी सर। ना, बिल्कुल ज्यादा नहीं पे करना पड़ता। अगर मैं मकान ले रहा हूँ तो मकान की कीमत तो हर साल भोपाल में तो 15% बढ़ रही है जी और मैं मकान ले रहा हूँ तो कम कीमत पे ले रहा हूँ, कम ईएमआई पे ले रहा हूँ और रेंट मेरा उतना ही बच रहा है। तो जितना रेंट है उतना ही ईएमआई है, तो ओनरशिप में वो चीज आती है और उसकी जो एप्रिसिएशन है वो अलग है। जी अगर मैंने कार ली है तो वो डिप्रिशिएट होगी और मकान लिया तो एप्रिशिएट होगा, जमीन ली है तो एप्रिशिएट होगी। बिल्कुल। लौटूंगी सर, जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन जी, आपका क्या सोचना है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर कार खरीदी है तो वो आप जब बेचेंगे तो आपकी कम कीमत में ही जाएगी, प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो ज्यादा कीमत में ही जाएगी, लेकिन आज सवाल ये भी है कि 50,000 की सैलरी कमाने वाला अगर आधी कीमत अपनी ईएमआई में भर रहा है और बाद में किसी तरह का कोई संकट आ जाए, वो सेविंग्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या आप मानते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है कुछ युवाओं का? शायद यही वजह है कि अवसाद में चले जाते हैं, वो कर्ज में आ जाते हैं। जैन जी म्यूट है शायद आपका डिवाइस, उस पर माइक का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। अब आप सुनाई दे जी सुन आ पा रही रहे है हैं? आपकी आवाज सर, कहिए सर। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आप कह रहे हैं कि ईएमआई को मैनेज करना ईएमआई को लेने से पहले जरूरी है। जी आपने जैसे बताया कि कोठारी साहब ने बताया कि मकान लेना फायदेमंद है और कार लेना नुकसानदायक है, जमीन खरीदना फायदेमंद है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले ये तय करना जरूरी है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं। बिल्कुल। हमें यदि जो आप अवसाद की बात कर रही है वो केवल तभी आएगा जबकि व्यक्ति ने अपनी आय के अनुपात में अपना लोन नहीं लिया होगा। बिल्कुल। यदि आप काल्पनिक आय के मद्देनजर वास्तविक लोन ले लेंगे तो वो फिर चुकाना आपके लिए हमेशा मुश्किल हो जाएगा। यदि आपकी कल्पना में जो आय है कि आपकी जिस अनुपात में आप सोच रहे हैं कि सैलरी बढ़ जाएगी या आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी, यदि वो नहीं हुई या किसी कारण से आपके जॉब डिसकंटिन्यू हो गई तो फिर निश्चित रूप से ईएमआई में परेशानी होगी। लेकिन ईएमआई के माध्यम से ही हम उन सारी सुविधाओं को समय रहते जुटा पाते हैं जो सुविधाएं जुटाने में ईएमआई के पहले के जमाने में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था। लेकिन आज यंग लोग भी अगर सारी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको कम दरों के ऊपर लोन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन ये ईएमआई वाली फैसिलिटी अगर हम इन चीज़ों में ले, जो चीज़ें हमारे पास रहें और हम उसको आने वाले समय में अगर उसको सोल्ड आउट करें तो उससे हमें फ़ायदा हो। कई बार लोग शादी करने के लिए ही कर्जा ले रहे हैं, उसको भी लोन में ले रहे हैं। कई बार लोग ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम देख रहे हैं सर कि ऐसे 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी कोई बचत योजना में किसी तरह का कोई निवेश नहीं है। आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं आप ईएमआई के लोन लेने की व्यवस्था के बारे में, दूसरी बात कर रहे हैं आप बचत की व्यवस्था के बारे में। तो मैं इसको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस तरीके से देखता हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन को कंसोलिडेशन में यानी समग्रता में देखने की आवश्यकता है। यदि वो केवल इंस्टाग्राम के रील्स के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहता है तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी मुश्किल में आएगा, अवसाद में आएगा और वो आत्महत्या तक का जो कारण बनता है उसमें बहुत बड़ा कारण उस काल्पनिक जीवन का है जिसमें वास्तविकता का पुट नहीं होता है।
किंतु यदि व्यक्ति बहुत सोच विचार करके अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय करे, अपनी पारिवारिक स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने शौक मौज को, सबका अगर वो संतुलन बना के काम करे, तो उसमें मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। जो स्टैंडर्ड रेट है बचत का, कि व्यक्ति को कम से कम अपनी आय का 20% प्रति माह बचाना चाहिए, जी उसको हटा देने के बाद जितना पैसा उसके पास बचता है, उससे वो अपनी लाइफस्टाइल भी पूरी करे और साथ में ईएमआई भी भरे, तो मुझे लगता है कि फिर आने वाले समय में कोई परेशानी उसको नहीं आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। हमारे साथ अभिजीत सोनी जी जुड़े हुए हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर अभिजीत, आपका क्या सोचना है? क्या वाकई, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई चीज हमें अच्छी दिखती है तो कोई भी सोचेगा कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जगह घूमना, अच्छा पहनना। लेकिन इन सब चीजों से अगर आप देखें तो इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि लोग इन सब को पूरी करने के पीछे कई सारी चीजों को भूल जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उनकी सेविंग्स, आप कितना ज्यादा सेव कर सकते हैं आप वो नहीं देख रहे हैं, आप कितना ज्यादा खर्च कर सकते हैं और उसमें से कितनी सेविंग्स आप निकाल पा रहे हैं, ये इस तरह से आज का युवा देख रहा है। आपको क्या लगता है इस पर सर? और किस तरह के सिचुएशन, तनाव आ जाता है जब आपके पास इन सब चीजों से आप दूरी बना लेते हैं, या इन सब चीजों से दूरी बनाने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि ये भी तो अच्छा नहीं है कि आप दूसरों की चीजों को देखकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का सोचें और आपका पॉकेट ही अलाउड ना कर रहा हो। जी बिल्कुल। देखिए, जो यंगस्टर्स में मेंटालिटी होती है आजकल कि वो वांट्स और नीड्स वाली होती है जी कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें क्या जरूरत है, तो जो पीयर प्रेशर में आके वो चीजें लेते हैं बहुत सारी, जैसे आईफोन लॉन्च हुआ है, कोई फोन लॉन्च हुआ, खरीदना, गाड़ी खरीदना, या आजकल जो लाइफस्टाइल है, पहले के जमाने में जैसे सर लोगों ने बताया कि पहले लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। तो बहुत सारी चीजें पीयर प्रेशर में आके खरीदते हैं लोग, और हर जगह ईएमआई उपलब्ध है। आप चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखें, मोबाइल खरीदना ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई। इस तरह से तो ये मार्केटिंग एक तरीका रहता है उनका कि वो देना, पर उनका कोई ये पर्पस नहीं रहता कि ऐसे लोग खरीदें जो नहीं ले सकते। बट जो यंगस्टर्स है वो इन सब चीजों में फंसते हैं, बहुत सारी चीजों की उन्हें जरूरत नहीं है, शायद उनको उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे, और फिर एक समय आता है कि उनके खर्चे दूसरे भी, जैसे बताया नशे के आदी है या कुछ और भी खर्चे। लाइफस्टाइल इतनी अपन हमने ऐसे मेंटेन करके रखे कि हमारे बेसिक खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, उसके ऊपर हम ईएमआई लेंगे, तो सीधी सी बात है कि इंसान डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ऐसी चीजों में जाएगा। और फिर लेनदार जब जो भी जिस भी माध्यम से है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया, कहीं से भी लिया, पर्सनल लोन लेके कैसे भी किया किसी ने भी, तो वो जब पैसे लेने आएंगे तो इंसान नहीं चुका पाएगा और अंत में फिर आत्महत्या करना या डिप्रेशन में जाना, नशे का आदी होना, ऐसे ही कदम उठाता है। तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं। ईएमआई पे ले, कोई परेशानी नहीं है, पर एक अपनी लिस्ट बना के कि भाई हमें ये चीजों की जरूरत है, इस चीज का हमें काम चल सकता है, इससे नहीं चल सकता है, और क्या हमारी पॉकेट परमिट करती है। तो अगर समझदारी से हम वो चीज करेंगे तो कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, किसी को कोई नशे का आदी नहीं होगा, और वो उसका अच्छे से उपयोग करके नॉर्मली रह सकता है। पर अगर बहुत अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे, जिस चीज की जरूरत नहीं है, बेमतलब पर्सनल लोन लेते रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली नहीं चुकाने के कारण यही सारी चीजें होती हैं। तो अपने चीजों को, अपनी जरूरतों को सीमित रखना जितनी जरूरी है। हर इंसान की एक ही प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, तो हर चीज में कंपैरिजन करना जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल पीयर प्रेशर में आके ऐसे कदम नहीं उठाना है। बिल्कुल। मैं लौटूंगी डॉक्टर साहब आपके पास। रूपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं आप। रूपाली जी, ऐसे कैसे मामलात आप देखती हैं, कौन से ऐसे सिचुएशंस देखती हैं जब लोगों को आपने चर्चा करते हुए देखा है कि अरे ये तारीख आ रही है, हमारी ईएमआई आने वाली है, हमें इतनी सेविंग्स करनी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी सैलरी में से जो उन्हें बहुत नीडी चीज़ें हैं उनको उन्होंने फाइनेंस करा के रखा हुआ होता है। कुछ जैसे हम चर्चाएं कर रहे हैं कि सिर्फ आपके दिखावे भरी चीज़ों को आपने फाइनेंस किया है और झटके में जब बैंक सीज करने आता है तो फिर सिचुएशन खराब हो जाती है। जी बिल्कुल सही कहा है। देखो, जो एक तो ये है कि जो पेरल टू पे आउट का चक्र है, जिसमें युवा लाखों की कमाई को फौरन दिखावे पर खर्च करके स्वयं को एक सफल मिलेनियल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यह एक तात्कालिक संतुष्टि का जाल है। इसमें लोगों को समझने की जरूरत है, खास करके युवाओं को, कि नेट वर्थ नहीं, नेट इमेज का महत्व है। यानी सोशल मीडिया पर जैसे ही चमचमाती कारें, आलीशान फ्लैट, या भी जैसे आपने कहा कि शादी के लिए या विदेश यात्राओं के लिए
ये केवल एक नेट इमेज बनाने का माध्यम बन गई है। युवाओं ने अपनी जो वास्तविक उनकी नेट वर्थ है उसको तो पूरी तरह से उन्होंने जीरो ही कर दिया है। सामाजिक सत्यापन अगर देखें कर्ज का, तो दूसरे क्या सोचेंगे वाली मानसिकता ने खर्च को ऐसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग में बना दिया है कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को दूसरे के साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। उत्पादक से अनुत्पादक का कर्ज, औसत व्यक्ति का कर्ज देखें हम 3.9 लाख से बढ़कर लगभग 4.8 लाख हो चुका है। यह कर्ज अक्सर उपभोक्ता वस्तु पर लिया जाता है, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि पूंजी निर्माण पर, जिससे आय का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में युवा कर्जदार होते जाएंगे। हाउस लोन लेने की औसत आयु 41 से घटकर 28 वर्ष होना ये अपने आप में ही प्रमाणित कर रहा है कि युवा अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत बड़ी बड़ी देनदारियों से कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन का जो दबाव है कि जैसे जैसे वेतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लग्जरी चीजों पर खर्च भी बढ़ता जाता है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन इसी को कहते हैं। या तो बचत को एकदम शून्य कर देता है, अब वो चाहे कागज पर आपकी हर माह सैलरी या हर माह जो है आपकी बचत 1 लाख दिखा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से इन सब चीजों पे यानी माइंडफुल मनी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, तो युवाओं को बहुत देख कर एक चीजें निर्धारित करनी होगी कि अपनी बचत और अपना निवेश उसको किस दिशा में लेकर जाना है। यानी जैसे उदाहरण के लिए हम बोले कि बचत को बचा हुआ पैसा नहीं बल्कि पहला खर्च यानी फर्स्ट एक्सपेंस मानकर चले। सैलरी आते ही एक निश्चित राशि जैसे 30% रिटायरमेंट या शिक्षा या इमरजेंसी फंड जैसे स्पष्ट जो उद्देश्य है उनके लिए निवेशित करें। कर्ज के लिए एक रणनीति डेफिनेटली बनानी होगी। जैसे हम लोग उच्च ब्याज वाले जितने भी हैं या बैड डेट ये चीजें भी हैं मैडम, लेकिन ऐसे कई फैमिलीज हैं, ऐसे कई मैं कहती हूँ उसमें कुछ हद तक महिलाओं का भी हाथ है, क्योंकि महिलाएं दूसरे अपने किसी फ्रेंड की कोई चीज देखती हैं, वो अपने हस्बैंड को प्रेशराइज करती हैं। ये भी चीजें हमने देखी हैं कि आप हमें ये दिला कर दीजिए, हमें वो दिला कर दीजिए। जो देखा देखी जो बढ़ती जा रही है वो एक प्रेशर है कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रेशर बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंथली फिक्स इनकम जो है वो आनी है, लेकिन दूसरे खर्चों को नजरअंदाज करके वो एक बड़ा भाग जो है वो इस दिखावे की दुनिया में लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम शॉपिंग करने बैठते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग है, 2 साड़ी खरीदनी है, लेकिन पसंद आते आते वही कहाँ 5 पर पहुंच जाती, 6 पर पहुंच कहीं जाती तो नियंत्रित करना होगा, तब जाकर कुछ चीजें हम भी सेव कर पाएंगे। अकाउंट में बैलेंस देखते ही मुझे लगता है कि स्मार्टनेस ये होती है कि आप उसको अपने पास जो पैसा है उसका कुछ अमाउंट आप पहले ही सेविंग्स में डाल दीजिए, ताकि आप अपने खर्चों को निर्धारित कर पाएं। मैं लौटूंगी मैडम आपके पास। राजेंद्र सर, भारत में उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमराइज्म की आर्थिक मजबूती का संकेत है या ये वित्तीय अस्थिरता है, स्ट्रक्चरल वीकनेस, आप इसे कैसे देखते हैं भविष्य के लिहाज से, देश के लिहाज से? ठीक है, कोठारी सर का शायद डिस्कनेक्ट हुआ है कॉल। जैन सर, आप, मेरा सवाल आपसे भी यही है, आप क्या देखते हैं इसमें? ठीक है, शायद जैन सर भी डिस्कनेक्ट हुए मे बी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिस पर देखिए, अगर हमारे युवाओं की सैलरी बढ़ती है, वो अपनी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे उसकी ग्रोथ बढ़े या फिर कुछ आमदनी आ सके, तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी जुड़ती है। इसलिए सवाल अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी मैंने पूछा था। जैन सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। जैन सर, क्या फ्यूचर की ग्रोथ युवाओं के बढ़ते कर्ज पर टिकी होना है या एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है? अगर मैं उपभोक्तावाद की बात करूं तो आर्थिक मजबूती का संकेत है या वित्तीय ये अस्थिरता की वजह है? क्योंकि हम देश के पर्सपेक्टिव से देखें या देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, आपको देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखना है तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। जी सर। हम जब से एलपीजी हमने हिंदुस्तान ने अडॉप्ट किया है, तब से हम देख रहे हैं कि 91 के बाद से और स्पेशली पोस्ट 2004 मैं ऐसे देखता हूं कि देश में इकोनॉमिक रिसोर्सेज में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है। उसी बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप 6th पे कमीशन आया है, सरकार ने अपने लोगों की सैलरी बढ़ाई है, उसी के अनुपात में हमारी आईटी कंपनीज आई हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपनी सैलरीज हमारे युवाओं को दी है। तो निश्चित रूप से ये एक पक्ष हो सकता है कि
लोन्स के कारण या ईएमआईज के कारण हमारे कुछ युवा परेशान हो रहे हैं, लेकिन यदि देश की विकास की दर को यदि आप देखेंगे तो वो हमारे उपभोक्तावाद के परिणाम के रूप में ही वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज करने में किसी तरह की कोई समस्या है। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि खर्च करने से पहले ये देख लिया जाए कि क्या वो हमारी लिमिट में है। बिल्कुल, 3 व्यवहारिक बदलाव केवल आप इतना अगर देख जी लेंगे तो भी मुझे लगता है कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल। नेशनल फाइनेंस फिटनेस मिशन, ऐसे किसी मिशन की जरूरत है आपको लगता है जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं, या हमें स्वतः ही थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए? जैन सर। नहीं, निश्चित रूप से जितनी जी जैन सर। जी सर, आ रही है आपके आवाज सर। जो मिशन की आप मुझसे पूछ रहे हैं या कोठारी जी सर से पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूँ मैं, जैन सर। अच्छा, जिस मिशन को बनाने की आप बात कर रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि एक तरफ हमने उपभोक्तावाद को बढ़ाने के लिए इतने सारे विज्ञापनों की भरमार कर दी है कि हमारे युवा निश्चित रूप से नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें कितनी आवश्यकता है खर्च करने से पहले या किसी भी सामान को खरीदने से पहले। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि युवा एक अंधी दौड़ में फंस गया है और वो बहुत सारे कार खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए या कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदने के लिए, शादी करने के लिए अंधाधुंध ईएमआई कर रहा है। लेकिन आप एक चीज को और भी कंसिडर करिए कि जब आप इन चीजों को खरीद लेते हैं तो इनके ऊपर भी खर्च बढ़ जाता है। केवल ईएमआई का खर्चा ही नहीं है, उसके बाद उन वस्तुओं को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है, वो घोड़े को घास तो करना भी खिलानी एक पड़ेगी। खर्च होता है। बिल्कुल। कई बार जब आप घोड़े घास खिलाने आते हैं घर में अच्छा पानी पीने के लिए, तो आप साथ में भूल जाते हैं कि उसका मेंटेनेंस, उसकी 25-30% कॉस्ट जो है वो पर एनम का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो इन सब चीजों के लिए एक अवेयरनेस मिशन होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक रेगुलर कोर्स आजकल हमारे स्कूल एजुकेशन में जोड़ देना चाहिए, जिससे कि लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत अच्छे से समझ सके। बिल्कुल। कोठारी जी, कितना जरूरी है आज के समय पर जो हम सुनते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, फलानी स्कीम, ढिकानी स्कीम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आकर्षित भी करती है और भविष्य के फायदे भी दिखाती हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस तो इसलिए जरूरी है कि जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद तो उस समय एक बल्क पैसा मिलता है ना। जी जी। तो बेसिकली जब तक हम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे जी तो दिक्कत ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जैन जी आपका, कोठारी जी आपका। एक एक छोटा छोटा सवाल मैं रूपाली जी और अभिजीत जी आपसे ले रही हूँ। अभिजीत जी, आज अगर कोई युवा परेशान है कि आगे के महीने की किस्त कैसे दूंगा, मेरी सैलरी नहीं आई है या मेरी जॉब इसी महीने चली गई है, उसे आप क्या समझाइश देंगे? डॉक्टर अभिजीत। करें, और कुछ भी परेशानी है तो ऐसे कदम उठाने के बजाय घर वालों से, रिश्तेदारों से बात करें और आने वाले समय में जितने जरूरी खर्चे हो वो करें, ताकि ऐसे कदम ना उठाएं। रूपाली जी, आप क्या बताना चाहेंगी उन परिवारों को या उन युवतियों को, महिलाओं को, पुरुषों को जो ऐसी दिखावे भरी दुनिया में जाते हैं और या तो अपने घर पे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, या तो महिलाएं हैं तो अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से जिद करती हैं कि हमें ये लेना है। मुझे लगता है हमें भी इस मामले में भागीदारी निभानी चाहिए कि हमारे घर का बजट कितना है, पॉकेट में कितना इनकम महीने में परिवार में आ रहा है, उस हिसाब से हम निर्णय लें, ना कि जिद या फिर रिजिट हो जाए। क्योंकि ये चीजें हम जो दिखावे वाली चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं उसमें सिर्फ जिद और दिखावा ही है। जी बिल्कुल सही है। जिदबाजी की जगह मुझे लगता है समझदारी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसे बड़े ब्रांडेड कपड़े या नए गैजेट्स या महंगे रेस्टोरेंट में जाने की जिद करना और दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुशी बहुत ही टेम्पररी होती है। इससे होने वाली जो वित्तीय सुरक्षा है वो लंबी चलती है। तो सबसे पहले 6 महीने का खर्च का पैसा जो है एक अलग खाते में डालकर रख दें, ताकि कोई भी जैसे अनचाही घटना हुई, बीमारी हो गई या नौकरी चली गई है,
ऐसी स्थिति में एक बड़ी बचत अपने पास में रहेगी तो सर्वाइवल का एक टाइम मिल जाएगा कि हमें आगे इस 6 महीने के दौरान जो है अपने आप को कैसे इस रेमेडी पोजीशन में लेकर आना है। तो जिदबाजी की जगह सेंसिबिलिटी ऑलवेज वैल्यूएबल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा विषय जो आप हम सबसे कनेक्टेड है, हम सभी किसी न किसी तरह की ईएमआईज को पे कर रहे होते हैं, या फिर किसी पॉलिसी को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, या गाड़ी की किस्तें, घरों की किस्तें, या फिर कोई और चीज आपने फाइनेंस कराई हो। लेकिन उसके बाद एक दौर वो आता है जब हम इन किस्तों को नहीं भर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो इसलिए भी लेते हैं ताकि उनका अकाउंट मेंटेन रहे, उनको जरूरत नहीं है लोन लेने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना फाइनेंस बैंक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, अपना सिबिल ठीक करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखकर कि उसने क्या खरीदा है या उसने क्या पहना है, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, हमें वो खरीदना है, हमें वो चाहिए, इन चीजों से थोड़ा बचिए। खासतौर पर वो परिवार जो सैलरीज पर डिपेंडेंट है। कई सारे ऐसे प्राइवेट जॉब है जिनको हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है, या तो फिर आप कहीं जॉब करते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद आपको स्विच करना पड़ रहा है, वो कंपनी आपको कितनी सैलरी दे रही है। कोशिश कीजिए कि आप जिन चीजों को खरीद रहे हैं वो चीजें आपको रिटर्न में कुछ आमदनी देकर जाएं, यानी प्रॉपर्टी में निवेश करना। देखिए, आपका किसी भी तरह से जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो आपके आगे काम ही आएगी, आपका ही पैसा है, आपको ही मिलना है। लेकिन कई बार बेफिजूल का ऐसा खर्चा या कर्ज ले लेना जो सिर्फ आपको रील्स बनाने के लिए या वीडियो शूट कराने के लिए ही महज आपके सहारे में आए, वो बाकी किसी काम का नहीं होता। और उसकी किस्तें चुकाने के लिए आपने घूमा 10 दिन है लेकिन आप 10 साल उसको पे कर रहे हैं। तो कुछ निर्णय आपको समझदारी वश लेने चाहिए, शायद इसी में ही समझदारी है। महिलाओं के लिए इतना कहूंगी कि समझदारी की जरूरत है, जिद और दिखावे से थोड़ा सा परे हटिए, अपने परिवार में जितनी आय है उसके हिसाब से निर्णय लीजिए, और जो कमा रहे हैं यानी जो खुद अर्न कर रहे हैं उनको अपने बजट के हिसाब से चीजों को देखना चाहिए। खासतौर पर जैसे कि अभी रूपाली जी भी कह रही थी, आप अपने महीने का खर्चा, 6 महीने का खर्चा कम से कम अलग कर लीजिए, और नहीं तो हर महीने कितनी सेविंग्स करते जाइए जो सिर्फ आपके घर का खर्चा हो। उसके अलावा भी बाकी चीजें, कई स्मॉल फैमिलीज हैं जिनके पास ये नहीं इतना पैसा है कि वो कुछ अपना सेविंग्स भी कर सके, लेकिन उनमें से भी कुछ चीजें निकालकर आप अपने आगे के भविष्य के लिए कर सकते। कोई पॉलिसी नहीं ले सकते, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, बहुत कम सी सैलरी है, लेकिन फिर भी हम उसमें से कुछ पैसा अपने आगे भविष्य के लिए निकालकर सेव कर सकते हैं। अपने पास ही रखिए, बैंक में डाल दीजिए, उसे हाथ मत लगाइए, जरूरत पड़ने पर वही आपकी सबसे बड़ी उम्मीद होगा। कुछ समझदारी भरे निर्णय ऐसी परेशानियों से आपको बचा सकते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।